नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन का। उदारीकरण का तात्पर्य व्यवसाय व उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे कि उद्यमियों को कार्य करने में कोई कठिनाई न हो। यह व्यापारिक दुनिया का क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है। सभी देशों को इससे फायदा अधिक ही हुआ है। यह एक नई औद्योगिक नीति का परिणाम है। यह देशों के बीच सेवाओं के प्रवाह पर टैरिफ, सब्सिडी और अन्य प्रतिबंधों को हटाने पर बल देता है। आयात और निर्यात को आसान बनाने के लिए व्यापार हेतु कानूनी प्रतिबंधों की ढील देना ही उदारीकरण है। उदारीकरण में ये बातें शामिल की जा सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का आंशिक निजीकरण। जो सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयां हैं उनका केवल गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं बल्कि उसका निजीकरण भी होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग, यातायात, बिजली, मूलभूत उद्योग आदि को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना, अर्थात जो सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे बैंक आप देखते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी है, कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, और कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा अच्छी सुविधा हमें प्राइवेट बैंक देते हैं, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है वो कंपटीशन पर आधारित होता है। जो अच्छी सेवा देगा उसी की सेवाएं हम लेते हैं, इसलिए जो प्राइवेट जो वर्क होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसलिए इसको निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्षों से चली आ रही औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को इसका अंत कर देना। आयात पर लगाए गए बाह्य प्रतिबंधों को हटाना या कमी करना, उन पर आयातों पर चुंगी में कमी लाना, विदेशी विनिमय पर लगाए नियंत्रणों में ढील देना, वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाना, व्यक्तिगत और नियमित कराधान की मात्रा में कमी लाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील देना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत से ऐसे सेवाएं हैं जो विदेशी कंपनी द्वारा दी जाती हैं, लेकिन हमारे कम खर्चों पर भी हम उसको ले सकते हैं। अपनी हर ग्राहक की पहुंच के अनुसार ही जो इसके बहुत सारे उत्पाद हैं वो बने हुए होते हैं। और अपने बहुत गरीब इंसान भी आज या बहुत गरीब नागरिक भी भारत का फ़ोन रखता है। तो ये उदारीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और बहुत सस्ते सस्ते फ़ोन आज मार्केट में हैं, तो आसानी से एक संचार के माध्यम को प्रत्येक नागरिक वहन कर रहा है। उदारीकरण इस बात को इंगित नहीं करता कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि कुछ इसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। तो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो निगम है उनके लिए अर्थव्यवस्था को खोल देने के पक्ष में उदारीकरण नहीं है। उदारीकरण के प्रभाव। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में छूट देना जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिली। आज उदारीकरण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आया है। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। तीसरी दुनिया के देशों के बाजार उन उत्पादों से भरे हुए जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं हुआ है। जैसे भारत को ही हम ले लें, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं या बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे हैं जिनका शुरुआती तौर पे भारत में निर्माण नहीं होता था, लेकिन जब उदारीकरण का उदारीकरण हुआ तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो यहाँ पर आई और उनके उत्पादों के लिए बहुत बड़ा मार्केट भारत में मिला। भारत में उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के पश्चात देखने को मिलता है। ग्राहकों के पास अपनी जेब के अनुसार कोई भी सामान खरीदने का विकल्प भारत में मौजूद है। अगर आप देख लें, फ्रिज है, टीवी है, तो आपके बहुत कम रेट से आपके टीवी और फ्रिज वगैरह मौजूद है और काफ़ी महंगे भी, जिसको आप नहीं कैरी कर पाते, जिसको आप खरीद नहीं पाते, इस तरह के भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो आज हर घर में आप देखते हैं टीवी जैसी जो मूलभूत आवश्यकता के रूप में आप टीवी को देख सकते हैं, तो वो भी हर घर में मौजूद है भारत के। बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी है कि ग्राहकों को बहुत कम दाम में आसानी से वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जो बजट है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो सस्ता माल है हम उसको देखते हैं और उसके अनुसार आप देखेंगे मेड इन चाइना का ही देख लीजिए आप, बहुत यूज एंड थ्रो भी बहुत सामान होता है तो उसको भी आप खरीद लेते हैं। हालांकि वो टिकाऊ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये देखते हैं कि अभी मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने में ये चीज़ आ जाएगी। उदारीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी। भारत जैसे देश में घरेलू उद्योग उदारीकरण
उदारीकरण से पहले अच्छी स्थिति में थे, लेकिन उदारीकरण के बाद ये लड़खड़ाने लगे, क्योंकि जो हथकरघा उद्योग थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाथ से ही बनाई जाती थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। अब उनको बनाने में समय और लागत दोनों ज़्यादा आती थी, और उसके बजाय उदारीकरण के कारण जो विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे आई, उसी प्रोडक्ट को उन्होंने मशीनों के द्वारा बना के सस्ते दामों पर देने लगे, और उसका बाजार यहाँ पे विस्तृत होता गया और घरेलू उद्योग को यहाँ पे नुकसान हुआ। 1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। एलपीजी अर्थात उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मॉडल के द्वारा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करना और उसे आगे निकालना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हालांकि उदारीकरण का प्रारंभ भारत में 1991 के बाद देखा जाता है। भारतीय उदारीकरण की विशेषताएं: सभी अनावश्यक प्रतिबंधों को भारतीय व्यापार को हटाकर भारतीय व्यापार को उदार बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज के अंत को संकेत इसमें मिला। उदारीकरण से व्यवसाय व उद्योग पर प्रभाव: टेक्नोलॉजी आयात हेतु उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, और उद्योगों के विस्तार की स्वतंत्रता हेतु सरकार की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं थी। उदारीकरण से पहले देखा जाता था कि इसके विस्तार के लिए गवर्नमेंट से आपको अनुमति लेनी पड़ती थी। औद्योगिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण की समाप्ति 6 उद्योगों को छोड़कर, जैसे शराब है, रक्षा है, औद्योगिक विस्फोटक है, सिगरेट है, खतरनाक रसायन और औषधियाँ, इनमें लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो लाइसेंसिंग और पंजीकरण की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि और पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता अर्थात सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जो लघु उद्योग है और जो अति लघु उद्योग है, लघु उद्योग में 1 करोड़ तक और अति लघु उद्योग है जो 50 लाख तक की निवेश सीमा तय की गई है। भारत में उदारीकरण के प्रभाव: कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल बना दी गई है। व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने तय करने में भी स्वतंत्रता मिली है। व्यावसायिक गतिविधियों के संकुचन या विस्तार पर प्रतिबंध नहीं है। जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको आप कम भी कर सकते हैं अपनी, और उसमें विस्तार भी कर सकते हैं, उसको ज़्यादा ब्रॉड भी आप कर सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय करने की स्वतंत्रता, आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया गया है। जो भी माल है आ रहा जा रहा है, और वस्तु और सेवाओं की जो कीमत तय करनी है वो उस जिसका बिजनेस है उसी पर ये निर्धारित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां उदारीकरण ने कई फायदे भारतीयों को दिए हैं, परंतु इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। फायदा ये है कि आज मार्केट में एक ही वस्तु के ढेर सारे ब्रांड आपके पास हैं। एक अगर आपने लैपटॉप लेना है तो दुनिया भर की इसमें कंपनीज इसमें हैं। एक मोबाइल आपने लेना है तो कई सारी चॉइसेस आपके पास हैं। टीवी है, आपका फ़ोन है, फ्रिज है, तो आपके बजट के अनुसार हर रेट में मार्केट में ये वस्तुएं उपलब्ध हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू निर्माण जो उद्योग है उसको इससे नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जितने भी चाइनीज़ आप कंपनीज देखेंगे, मोबाइल ही देख लीजिए, इसमें रेडमी है आपका और शाओमी का जो है, तो वो चाइनीज कंपनी है, तो बहुत कम बजट में आपको दे रहा है, लेकिन ये भारतीय कंपनी नहीं है। भारत में समूचा निर्माण क्षेत्र सस्ते मूल्य पर माल बेचने वाली विदेशी कंपनियों के कारण दब कर रह गया है। जो भारतीय कंपनियां हैं वो दब कर रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो बाहर की जो कंपनियां हैं उससे ज़्यादा महंगे। आंकड़ों के अनुसार कपड़ा उद्योग में निवेश गिर गया है। उदारीकरण ऐसी आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण बनाने के प्रयास किया जाता है जिससे व्यापार और उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उदारीकरण तो किया जाना चाहिए, लेकिन इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि घरेलू उद्योग दब कर रह जाए। इस प्रकार उदारीकरण के प्रभाव और दुष्प्रभाव को देखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, और उदारीकरण के जो बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका विकास यहाँ पे भारतीय समाज में या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इसके द्वारा किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।